Everyone, I welcome you all on your own channel Geo with Madhur, and today we are going to talk about the class 9th NCERT Political Science means Civics chapter number 2. What is democracy and why democracy? Why chapter number 2? Because book में जो chapter number 1 है वो out of syllabus है, democracy in contemporary world. तो जो chapter number 2 है book का वही chapter number 1 है हमारे लिए, तो हम उस chapter के बारे में बात करेंगे आज. What is democracy and why democracy? Guys, to start with this chapter, I would like to tell you the definition of the democracy first. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. लोकतंत्र एक ऐसी सरकारी व्यवस्था है जिसके अंदर वहां के जो शासक होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनको वहीं के लोग यानी कि सिटीजन्स चुनते हैं. गाइस, इस अगर डेफिनेशन को हम देखें तो डेफिनेशन एक बहुत क्लियरिटी हमें देती है कि वो सारी कंट्रीज जहां पर इलेक्शंस नहीं होते वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं. ओके, बट at the same time this definition is little bit confusing, little bit misleading. How come? Let's see. ये डेफिनेशन बोलती है कि किसी भी कंट्री में जहां पर इलेक्शंस होते हैं और लोग इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं वो कंट्री डेमोक्रेटिक होती है. तो इसके हिसाब से अगर मैं मानूं डेफिनेशन की तो दुनिया की आधे से ज्यादा कंट्री जहां पर इलेक्शन होते हैं वो सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो जाती हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. कई कंट्रीज में इलेक्शन सिर्फ नाम के लिए होते हैं. कई कंट्रीज में रूलर्स सिर्फ नाम के रूलर होते हैं. कुछ कंट्रीज में सिटीजन कुछ ही लोग होते हैं और सबको वोटिंग राइट नहीं होते. टू नो द रियल मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी वी नीड टू नो द रियल मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन. वी हैव टू डू अ सर्जरी ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन. हम यहाँ बात करेंगे रूलर्स का क्या मतलब है, सिटीजन्स का क्या मतलब है, इलेक्शंस का क्या मतलब है, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की यहाँ पर बात हो रही है. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन. और इस डेफिनेशन के हर वर्ड का हम रियल मीनिंग निकालेंगे कि एग्जैक्टली इसका मतलब है क्या. तो अगर इस डेमोक्रेसी के हम वर्ड्स की बात करें, जैसे कि इसमें जो एक वर्ड आता है द रूलर्स. अब यहाँ पर रूलर से मतलब कौन है? हु आर द रूलर्स? दोज ऑफिशियल्स हु आर अपॉइंटेड बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल. और ये कोई भी कंट्री गवर्नमेंट के अंदर है और वो कंट्री को रूल करेगा, वो रूल करने लगेगा देश को. ओके, इसके बाद दूसरा वर्ड आता है यहाँ पर इलेक्शन. What is the meaning of election? कैसे इलेक्शंस? क्या वो रेगुलरली होते हैं? क्या उसमें किसी को भी इलेक्शन में लड़ने का हक है? क्या वो रेगुलर इंटरवल पे होते हैं? क्या वो फ्री और फेयर मैनर में होते हैं? इसको भी जानना बहुत जरूरी है. इसके अलावा who are the people? इस डेफिनेशन में जिन लोगों की बात की जा रही है वो लोग कौन है? क्या वो रेगुलर सिटीजन है? क्या कंट्री में रहने वाले हर इंसान को वोट डालने का राइट है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने ये डेफिनेशन खड़े करती है. इसके साथ एक और बात जो इसमें आती है डेफिनेशन में, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. What kind of form of government we are talking about? क्या वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो किसी भी सिस्टम को फॉलो नहीं करती है, या वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हर तरह के सिस्टम को फॉलो करती है और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है? तो ये जो सारे वर्ड इसमें लिए गए हैं ये बहुत कंफ्यूजन है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं इस दुनिया में जहाँ इलेक्शंस तो होते हैं, जैसे कि फिजी. अब फिजी में सबको वोटिंग राइट इक्वल नहीं है. इलेक्शंस तो हो रहे हैं बट क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक है? नहीं. तो इन्हीं तरह के डाउट्स को क्लियर करने के लिए अब हम इस डेफिनेशन की एक छोटी सी सर्जरी करते हैं और देखते हैं हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है. तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं इस डेफिनेशन के टूल पर. ओके, अब हम बात करते हैं इस डेफिनेशन के सबसे पहले पॉइंट, द रूलर. हु इज द रूलर? ओके, इसके लिए हमें एक स्टोरी सुननी पड़ेगी, एक थोड़ा सा केस हमें देखना पड़ेगा पाकिस्तान का. 1999 में पाकिस्तान के आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ने कंट्री में तख्ता पलट किया, मिलिट्री कूप, एंड he took the power of the entire country and he completely destroyed the democracy of that country. He overthrew the democratically elected government of Pakistan and established the military rule in the Pakistan, and he declared himself as the chief executive of the country. In 2002 he designated himself as the president of the country and declared himself as a president of Pakistan, and he started ruling the country. राष्ट्रपति बनने के बाद 2002 में परवेज मुशर्रफ ने अपनी कंट्री में एक रेफरेंडम करवाया और उस रेफरेंडम के थ्रू उनको 5 साल का एक्सटेंशन और मिल गया. हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने और डेमोक्रेटिक पीपल्स ने काफी इसको क्रिटिसाइज किया. इन अगस्त 2002 इटसेल्फ ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और अकॉर्डिंग टू दैट उसने कंट्री में इलेक्शंस करवाने की प्रोविजन रखा. लेकिन उससे पहले ही उसने इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू अपने हाथ में वो सारी पावर्स ले ली जिसके थ्रू वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिस्टर्ब कर सकता था, डिसमेंटल कर सकता था, यानी कि मैं कहूं कि सरकारों को भंग कर सकता था. और ऐसा ही उसने किया. उसके बाद उसने अपनी कंट्री में इलेक्शंस करवाए. इलेक्शंस में लोगों ने वोट डाले, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हुए, लेकिन उसने सिस्टम को इस तरीके से चेंज किया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी इलेक्शंस में लोग जीत कर आए
उनके ऑर्डर ना चलकर जो परवेज मुशर्रफ ने खुद के अपने लीगल ऑफिसर्स हर गवर्नमेंट के ऊपर बिठा दिए थे, उनकी चलने लगी। यानी इलेक्शन हुए, लोगों ने वोट डाले, इलेक्शंस में रूलर्स इलेक्ट भी हुए, लेकिन उन रूलर्स के पास कोई भी राइट नहीं थे। वो रूलर्स जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे वर वर्किंग लाइक अ पपेट इन द हैंड ऑफ द मिलिट्री। और मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स थे वो उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या लोकल असेंबलीज को डिक्टेट कर रहे थे, और उनके ऊपर राज चल रहा था परवेज मुशर्रफ का, जो कि उस टाइम पे राष्ट्रपति बने हुए थे। तो अब यहां पर बात उठती है कि रूलर्स कौन थे उस टाइम पे पाकिस्तान में? रूलर वोट डाले, वोटिंग हुई, कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई। हाँ, रूलर सिलेक्ट हुए, कंट्री को भी रूल वही लोग कर रहे थे। क्या वाकई में वही लोग कंट्री को रूल कर रहे थे? नहीं, कंट्री को रूल कर रही थी उस टाइम पे आर्मी, मिलिट्री, परवेज मुशर्रफ। तो उस टाइम पे जो लोकल रूलर्स थे, जिनको कंट्री रूल करनी चाहिए थी, जिनको लोगों ने वोट दिया था, उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी। ऐसी गवर्नमेंट को, ऐसे सिस्टम को हम डेमोक्रेसी नहीं बोलते। और ऐसा बहुत सारी मोनार्कीज में, ऐसा बहुत सारी डिक्टेटरशिप में होता है जहां पे इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कराए जाते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ नाम के होते हैं, उनके हाथ में कोई भी पावर नहीं होती है। तो यहां पर इस डेफिनेशन का एक नया फीचर निकल कर आता है, और वो फीचर है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने की लास्ट पावर उन लोगों के पास होनी चाहिए जिनको लोगों ने चुना है, ना कि वो लोग जो उन रिप्रेजेंटेटिव्स के सर पर बैठे हुए, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं उसी डेफिनेशन के दूसरे पार्ट के बारे में। तो अब जो दूसरा टॉपिक हमारे सामने आता है इसी डेफिनेशन का, वो क्या है? दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शंस होना ही काफी नहीं है, इलेक्शंस का फ्री और फेयर होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें एक और कहानी सुननी पड़ेगी, और हम चलते हैं चाइना। गाइस, चाइना के अंदर हर 5 साल के बाद रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, और इन रेगुलर इलेक्शंस में वहां की पार्लियामेंट, द पीपल्स कांग्रेस का इलेक्शन होता है। पीपल्स कांग्रेस के लगभग 3000 मेंबर हैं जो पूरी कंट्री से चुने जाते हैं। इनमें से कुछ मेंबर्स को वहां की आर्मी भी चुनती है। द पीपल्स कांग्रेस यानी कि जो चाइना की पार्लियामेंट है, वो चुनती है आगे चल के राष्ट्रपति को। द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स कांग्रेस, एंड टू फाइट द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी। ओनली द पर्सन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी कैन फाइट द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंटशिप। यानी कि जब भी चाइना में गवर्नमेंट बनती है, वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही होती है, और उस कंट्री में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही होंगे, और हर बार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही इलेक्शन जीतती है, क्योंकि आप या तो वोट कम्युनिस्ट पार्टी को दो, अगर उनको देने का मन नहीं है तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी को दे दो, और अगर कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देने का मन नहीं है तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दे दो, यानी एक ही पार्टी है। तो चाइना में इलेक्शन हर 5 साल में होते तो हैं, लेकिन पार्टी हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतती है, और प्रेसिडेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का ही होता है। क्या आप इसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहेंगे? चलिए, अब इसको और समझने के लिए हम चलते हैं मैक्सिको। मैक्सिको 1930 में इंडिपेंडेंस होने के बाद वहां हर 6 साल के बाद प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुए, और 2000 तक, सन 2000 तक वहां हर 6 साल के बाद इलेक्शन हुए, और उस कंट्री के अंदर कभी भी मोनार्की या डिक्टेटरशिप नहीं आई। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर उस कंट्री का है, वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये पार्टी 1930 से लेकर 2000 तक रेगुलर इलेक्शन जीतती है। ऐसा नहीं है कि वहां पर ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी, ऑपोजिशन पार्टीज भी थी, इलेक्शंस भी हुए, लेकिन जीती हमेशा PRI। क्या रीजन हो सकता है? क्या PRI बहुत फेमस थी? नहीं। PRI इज नोन फॉर इट्स डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। मैक्सिको के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, दे वर कंपेल्ड टू जॉइन दी PRI पार्टी, एंड दे वर कंपेल्ड टू अटेंड ऑल द मीटिंग्स ऑफ PRI पार्टी। All the government school teachers were forced to convince the parents to vote for the PRI। और कई बार तो यहां तक होता था कि जो वहां की जो इलेक्शंस के बूथ हुआ करते थे, इलेक्शन से एक दिन पहले, छोड़ो कुछ घंटे पहले ही चेंज कर देते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि वोट डालने जाना कहां पर है। और उसके बाद दूसरी बात कि वहां पे जो मीडिया थी, द मीडिया वॉज लिटरली लाइक कि हार्डली प्रिंट एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और ऑपोजिशन की हर गलती को वो लाइमलाइट में लाकर दिखाया करते थे। पैसों का बहुत ज्यादा यूज होता था। तो इस तरीके से PRI इलेक्शन जीतती आई। अब अगर हम डेफिनेशन की माने तो इलेक्शन तो मैक्सिको में भी हो रहे हैं और इलेक्शन चाइना में भी हो रहे हैं, बट क्या ये दोनों कंट्री आपके अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। ओके, सो अब यहां पर बात आती है कि इलेक्शन शुड बी डेमोक्रेटिक, फ्री एंड फेयर। लोगों के पास वोट डालने के साथ साथ
चुनने का भी अधिकार होना चाहिए। चाइना की तरह नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी है, और मैक्सिको की तरह भी नहीं कि वहां पे 2 पार्टी तो हैं लेकिन इलेक्शन सिर्फ एक ही पार्टी जीतती है बाय द डर्टी ट्रिक्स। तो इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। जस्ट होल्डिंग द इलेक्शंस आर नॉट सफिशिएंट। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर and there should be equal chance of people of losing the election also, not like PRI in Mexico and Communist Party in China who have no tension of losing the elections. They were free of their tension क्योंकि उन्हें पता था कि वो इलेक्शन कभी नहीं हारेंगे। So the second feature which comes out from this democracy, from this definition of democracy, is a democracy should be based on a free and fair election where those who are currently in power have a fair chance of losing. Okay? सो एक रियल डेमोक्रेटिक इलेक्शन वो होते हैं जहां पर जो पार्टी आज के टाइम में इलेक्शन जीतकर सरकार चला रही है उसको हारने का भी डर हो। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन का तीसरा एस्पेक्ट, बाय द पीपल। हु आर द वोटर्स? सिटीजन कौन? डेफिनेशन में कहा था ना, द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हु आर दोज पीपल? मैंने फिजिक्स का एग्जांपल दिया था अभी आपको, तो उसके लिए हम अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, और उस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या है? आप सब जानते हैं आजकल के टाइम में मैक्सिमम कंट्रीज में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक्सेप्ट की जाती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब एवरी पर्सन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट हैव द राइट टू वोट। बट डज इट हैपन इन ऑल द कंट्रीज? नो। यहीं से मिलता है हमारी डेफिनेशन का तीसरा फीचर। मैं बात करता हूं सऊदी अरेबिया की है। इस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि सऊदी अरेबिया में आज भी विमेंस के पास वोटिंग राइट नहीं है। यूरोप की एक कंट्री है एस्टोनिया। एस्टोनिया के अंदर आज भी सिटीजनशिप रूल्स ऐसे हैं कि रशियन माइनॉरिटी के लोग वहां पर सिटीजनशिप नहीं ले पाते और उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। पैसिफिक ओशन में एक कंट्री है फिजी। फिजी का इलेक्शन सिस्टम कुछ ऐसा है कि वहां आज भी इंडिजिनियस फिजीज के वोटिंग की परसेंट की वेटेज एज कंपेयर टू आउटसाइड फिजियंस की पावर कम है। या मैं बात करूं जो लोकल फिजियन है उनके वोट की वैल्यू, और जो इंडिया से जाकर फिजी में रह रहा है उस पर्सन की वोट की वैल्यू, अगर उसने सिटीजनशिप वहां की ले ली है उसके बाद भी, वो कम है। तो यहां यह हमें पता चलता है कि हैविंग इलेक्शंस आर नॉट इनफ, फ्री इलेक्शंस आर नॉट इनफ, गिविंग इक्वल राइट टू वोट इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द डेमोक्रेसी। और यहां से मिलते हैं हमें तीसरा फीचर, a democratic country is a democratic country where every person have one vote and each vote have the equal value. This is the third feature of democracy. Okay, अब बात करते हैं डेमोक्रेसी के फोर्थ फीचर के बारे में, और जिसमें डेफिनेशन में बोला गया है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अफ्रीका, और वहां चलकर हम देखते हैं कहानी जिम्बाब्वे की। कहीं जिम्बाब्वे 1980 में आज़ाद हुआ। वहाँ पे जो वाइट माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उसने उन पर राज किया और उसके बाद वो कंट्री आज़ाद हुई। उस कंट्री के आज़ाद होने में एक पर्सन का बहुत बड़ा रोल था, रॉबर्ट मुगाबे। उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बनी इलेक्शन आज़ाद होने के बाद, ज़ैनू पीएफ। इलेक्शंस होने के बाद रॉबर्ट मुगाबे क्योंकि बहुत एक फेमस पर्सनैलिटी थे, उन्होंने कंट्री की फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था, तो इलेक्शंस हुए और ऑब्वियसली उनकी पार्टी जीत गए एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एंड ही वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ साल के बाद जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी सारे चेंजेस किए और अपने आप को बहुत कम अकाउंटेबल बना दिया। इलेक्शन सिस्टम चेंज कर दिया। जब भी इलेक्शन में कुछ इलेक्शंस उन्होंने करवाने ही बंद कर दिए और कंट्री के अंदर काफी हद तक पावर अपने हाथ में ले ली। जब जब जिसने भी उनके खिलाफ आवाज उठाई उसको दबा दिया गया। आर्मी उनके कंट्रोल में थी। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरेस्ट, उनकी मीटिंग्स नहीं होने दी जाती थी और अगर कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था तो उसको वो दबा देते थे। मीडिया चैनल्स वर कंप्लीटली कंट्रोल्ड। इंडिपेंडेंट मीडिया के नाम पर कोई भी जिम्बाब्वे में नहीं बचा था और अगर कोई रिपोर्टर को छापना भी चाहता था या छाप भी देता था तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इवन द कोर्ट ऑफ द जिम्बाब्वे वॉज नॉट एबल टू गिव एनी ऑर्डर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। द जजेस वर प्रेशराइज्ड। तो ये सब जिम्बाब्वे में चल रहा था। अब अगर हम जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल देखें तो क्या लगता है, क्या ये वही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसकी बात डेफिनेशन कर रही है? इलेक्शंस हुए, फेयर इलेक्शंस हो गए, पर्सन रूलर वही है जिसको चुना लोगों ने, बट क्या इलेक्शन होना ही डेमोक्रेसी होती है? इलेक्टिंग द पीपल प्रॉपरली इज द रियल डेमोक्रेसी? नहीं। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट कैसे चल रही है ये भी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में आता है। बिकॉज यू आर पॉपुलर एंड यू वॉन द इलेक्शन डज नॉट मीन दैट यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। रॉबर्ट मुगाबे ने इलेक्शन जीता तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं।
इलेक्शंस में इलेक्शंस जीतने के बाद कंट्री के अंदर लोगों के राइट्स होते हैं. देयर आर सिटीजंस राइट, दिस शुड बी गिवन. द गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री अकॉर्डिंग टू द लॉ. दे शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सारी चीजें कंट्री के अंदर होना बहुत जरूरी होता है. Just because you won the election, you will rule the country the way you want is not the real democracy. In a democracy, after the election, everyone should be equal before the law. The citizens' rights should be protected by the government. Simply, a elected government cannot do whatever they want. They have to protect the minority in the country. They have to make the law which protect the other people from the atrocities of majority or other type of people. So these all things should be done in a democratic country. लेकिन अगर हम जिम्बाब्वे की बात करें तो वहां पे तो गवर्नमेंट ही लोगों को परेशान करने लगी. तो क्या वो डेमोक्रेसी है? नहीं. यहां हमें मिलता है हमारा चौथा फीचर, एंड दैट सेज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट. सो गाइज, नाउ लेट्स समराइज दिस टॉपिक. अभी तक हमने जो 4 एग्जांपल देखे और डेफिनेशन देखी जो मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दी थी, दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. दिस डेफिनेशन वाज नॉट इनफ इन इटसेल्फ. हमने इस डेफिनेशन के अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग तरीके से देखा और उनके बारे में एग्जाम्पल्स भी देखे. ओके, मैं यहाँ पर इसको समअप करता हूँ कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल के साथ साथ हमें कुछ चीज और भी ऐड करनी पड़ेगी. और वो पॉइंट क्या है? नंबर 1, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल शुड टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, जो हमने परवेज मुशर्रफ वाला केस देखा. नंबर 2, इलेक्शंस ऑफर अ फ्री एंड फेयर चॉइस टू द पीपल एंड पीपल शुड हैव द चांस टू चेंज द करंट रूलर्स. ओके. नंबर 3, an equal opportunity should be given to all the people to change these opponents, these rulers in the democracy. And after election, which party wins the election should rule the country as per the rules and regulations set up by the constitution, and they should respect the rights of the people. तो ये 4 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर निकल कर आते हैं जो हमें बताते हैं डेमोक्रेसी रियलिटी में क्या होती है. सो गाइज, हियर कम्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. और आज की इस वीडियो में हमने बात करी है डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी की, और उस डेफिनेशन के हमने अलग अलग फीचर्स को जाना कि रियलिटी में डेमोक्रेसी होती क्या है. अगर हम डेफिनेशन की माने तो डेफिनेशन के हिसाब से तो पूरी दुनिया ही डेमोक्रेटिक कंट्री लगेगी जहां पर भी इलेक्शन होते हैं. लेकिन जिस तरीके से हमने एग्जांपल्स को देखा और जिस तरीके से वहां की कहानियां हमने सुनी तो हमें पता चला कि रियल डेमोक्रेसी होती क्या है. इस चैप्टर का जो बाकी पार्ट है बच्चों वो अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है. सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. So thank you guys for watching the Geo with Madhur, and if you have any doubt in this current video, feel free to ask in the comment box. I will try to answer as soon as possible. आप देख रहे थे Geo with Madhur. Bye bye and enjoy guys.